हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम आप लोग के सामने लेकर के आए हैं मुगल साम्राज्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट को। तो आइए आज हम लोग देखते हैं मुगल साम्राज्य से जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मुगल वंश का संस्थापक था बाबर, और बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर जो था और बाबर के बाद जो मुगल शासक थे तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद पातशाही की स्थापना की थी। जब मुगल वंश का स्थापना किया था बाबर इस संस्थापक था मुगल वंश का। तो जब मुगल वंश का स्थापना किया था बाबर, तो उसके साथ ही पद पातशाही की स्थापना भी की थी, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। पद पातशाही की स्थापना जो किया था बाबर, उसी के तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। तो आइए आज हम लोग देखें। उसके बाद देखते हैं बाबर के शासनकाल को, कि बाबर का 1526 से 1530 ईस्वी तक का शासनकाल को देखते हैं। तो बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। फरवरी में 1483 ईस्वी में। और इसका पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। फरगना नामक एक छोटे राज्य के शासक थे इसके पिता उमर शेख मिर्जा। और बाबर अफगान की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में अफगान की गद्दी पर बाबर बैठा था। उमर शेख का पुत्र था बाबर। उमर शेख उसके पिता थे उमर शेख मिर्जा। फरगना के एक छोटा सा शासक थे। नेक्स्ट पॉइंट है, बाबर ने 1507 ईस्वी में पातशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्कारी तथा हिंदाल। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्कारी तथा हिंदाल। तो बाबर के मृत्यु के बाद हुमायूं राजगद्दी पर बैठता है, और जब हुमायूं का शासनकाल आता है तो अपने शासनकाल में अपने चारों भाइयों को बराबर का हिस्सा में बांट देता है। तो अभी हम लोग बाबर के बारे में देख रहे हैं। तो उसका बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान था 1519 ईस्वी में यूसुफजई जाति के विरुद्ध था। बाबर का प्रथम अभियान था यूसुफजई जाति के विरुद्ध 1519 ईस्वी में। वह पहला अभियान था, और इस अभियान में बाबर ने बजौर और भेरा को अपने अधिकार में लिया था। पहला अभियान में ही बाबर ने बजौर और भेरा को, यूसुफजई जाति के विरुद्ध जो अभियान था उसका सबसे पहला अभियान 1519 ईस्वी में जो उसका अभियान चला था, उस अभियान के दौरान ही बजौर और भेरा को अपने अधिकार में बाबर ले लिया था। उसके बाद पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलुगामा नीति का एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। तुलुगामा पत्ती एक ऐसा पत्ती था जिसे सेना को अलग तरीके से सजाया जाता था। सेना को सजाने का पत्ती था, उसी को तुलुगामा नीति कहते हैं। और तोपखाने का प्रयोग भी पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर पहली बार प्रयोग किया था। उस्ताद अली व मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे। बाबर का 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। और यही कारण था प्रथम युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर को जीत का तुलगामा पत्ती से जो सेना का सजाया था और तोपखाने का प्रयोग किया था। तो यही कारण से प्रथम युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में जो इब्राहिम लोदी के साथ बाबर लड़ रहा था 1526 ईस्वी में, तो उसमें इसकी जीत हुई थी बाबर की। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध को हम लोग देखते हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध को सबसे पहले देखते हैं, जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ा गया था इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुआ था पानीपत के प्रथम युद्ध में। उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ था। बाबर खानवा का युद्ध लड़ा था पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में राणा सांगा एवं बाबर के बीच में हुआ था, और बाबर विजय हुआ था। खानवा का युद्ध में भी बाबर विजय हुआ। पानीपत के प्रथम युद्ध में भी बाबर विजय हुआ, खानवा का युद्ध में भी, जो बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था 17 मार्च 1527 ईस्वी को। उसके बाद चंदेरी का युद्ध होता है 29 जनवरी 1528 ईस्वी में मेदिनी राय बाबर के बीच, जिसमें बाबर की विजय होती है चंदेरी का युद्ध में भी। उसके बाद घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी में अफगानों और बाबर के बीच होता है, घाघरा का युद्ध, जिसमें बाबर विजयी होता है। इब्राहिम लोदी
का प्रथम शासक था। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारा गया। इब्राहिम लोदी जो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के साथ जो युद्ध कर रहा था, और मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में ही मारा गया। उसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारा गया। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा हुमायूं बाबर का पुत्र था, विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। हुमायूं कोहिनूर हीरा को बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई है। बाबर को जो उदारता था उसके लिए उसको कलंदर की उपाधि दी गई थी। और खानवा युद्ध के विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। खानवा युद्ध के विजय के बाद बाबर गाजी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट पॉइंट है 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। 1528 ईस्वी में जहर दे दिया गया था राणा सांगा को। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। 26 दिसंबर 1530 को, और इसके साथ ही बाबर का शासनकाल समाप्त हो गया। 48 वर्ष की उम्र में बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 ईस्वी में। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया था, क्योंकि बाबर ने लिखा था कि हमें जो है उसको बाबर के यह मन था कि उसको काबुल में उसे दफनाया जाए, तो पहले उसको आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। बाद में उसी के अनुसार, उसके कथन के अनुसार उसको काबुल ले जाया गया और वहाँ दफनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान ने किया था। बाबरनामा की रचना किया था और उसमें आत्मकथा लिखा था, और इसको फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खाना ने। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया था। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। बाबर द्वारा जो बगीचा का वर्णन किया गया था अपने आत्मकथा में, बाबरनामा में जो किया था, वो उसका वर्णन में बहुत रुचि रखता था। और अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे, चारों तरफ से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित है। इसीलिए इसको 4 बाग के नाम से भी जाना जाता है। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय से हुई। इसका परंपरा का शुरुआत अकबर के समय से 4 बाग बनाने का चला। नेक्स्ट पॉइंट है बाबर को मुवैयान नामक पदशैली का भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। बाबर का जो पुत्र था, बड़ा पुत्र हुमायूं, वह बाबर के मरने के बाद उसका उत्तराधिकारी होता है और मुगल शासक का दूसरा सम्राट बनता है। उसके बाद हुमायूं का शासनकाल को देखते हैं तो 1530 से 1556 ईस्वी में हुमायूं का शासनकाल। नसरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्श खां का सूबेदार था हुमायूं, और अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया था, क्योंकि बाबर का आदेश था कि वो उसका जो अपने भाइयों में बराबर का बंटवारा कर दे, तो हुमायूं अपने पिता के अनुसार ही अपने भाइयों में बंटवारा कर दिया था। और इसने कामरान को काबुल और कंधार, मिर्जा अस्करी को संभल और मिर्जा हिंदार को अलवर एवं मेवाड़ की जागीरें दी। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदखशा प्रदेश दिया था, जहां का वह सूबेदार था राजा बनने से पहले। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पन्नाह नामक एक नगर की स्थापना की थी। 1533 ईस्वी में दीन पन्नाह नगर नामक की स्थापना। चौसा युद्ध 25 जून 1539 में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, और इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी ग्रहण कर ली। उसके बाद बिलग्राम या कनौज का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ, और इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ। शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया। हारने के बाद वहां उसने 15 वर्षों तक घुमाकड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। निर्वासित
निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली के गद्दी पर बैठा 1555 में। उसके बाद 1556 तक उसका शासनकाल रहता है। उसके बाद उसको सीढ़ी से गिर जाने, पुस्तकालय की सीढ़ी है जो हुमायूं द्वारा ही बनाया गया था, उसी पुस्तकालय की सीढ़ी से लुढ़क कर गिर जाने से हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो 1555 ईस्वी में पुनः मुगल सम्राट बनता है हुमायूं। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध है और देवरा का युद्ध 1531 में, चौसा का युद्ध 1539 में, बिलग्राम का युद्ध 1540 में एवं सरहिंद का युद्ध 1555 में। तो 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेनपुल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चल रहा था। पूरी जिंदगी अपना पूरा शासनकाल तो वह गिर पड़ रहा था, उन्हें हार रहा था, युद्ध कई एक बार हारा, कई बार भारत से भागा, फिर पुनः आया। तो इस तरह से लेनपुल इन बातों को देखते हुए उस पर कहा था कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। हुमायूं की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं की पत्नी थी गुलबदन बेगम। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। ज्योतिष में उसका बहुत ही विश्वास था हुमायूं को, और यही कारण थे कि वह 7 दिन 7 रंग का कपड़ा पहना करता था। उसके बाद आता है शेर शाह सूरी का शासनकाल 1540 से 1545। तो सूर साम्राज्य का संस्थापक था अफगान वंशीय शेर शाह का जन्म 1472 ईस्वी में बजवाड़ा होशियारपुर में हुआ था। इनके बचपन का नाम फरीद खान था और यह सूर वंश से संबंधित था। इनके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही बार से मार दिया था। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की थी, एक शेर को मारने के कारण। तो शेर शाह बिलग्राम में या चौसा का युद्ध जो हुआ था 1540 ईस्वी के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं को हराने के बाद शेर शाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 ईस्वी को हो गई थी, कालिंजर अभियान के दौरान। और मृत्यु के समय वह उक्का नाम का आग्नेयास्त्र चला रहा था। कालिंजर का शासक किरत सिंह था। शेर शाह का मकबरा सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया। रोहतास का किला या कुहना दिल्ली नामक मस्जिद का निर्माण शेर शाह के द्वारा किया गया था। शेर शाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था। शेर शाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज-ए-शन की डंडी का प्रयोग किया था भूमि मापन के लिए। और यह बहुत ही प्रसिद्ध भूमि मापन ये सिकंदरी गज जो था बहुत ही प्रसिद्ध था। शेर शाह ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया एवं 380 ग्रेन तांबे के दाम चलवाया था। चांदी का रुपया और तांबे का दाम 380 ग्रेन का था और 178 ग्रेन चांदी का रुपया था। शेर शाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कनौज के स्थान पर सूर नामक नगर बसाया था। शेर शाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेर शाह ने की थी। कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत शेर शाह द्वारा की गई थी। शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। शेर शाह ने ग्रैंडक रोड की मरम्मत करवाई। मलिक मोहम्मद जैसी शेर शाह के समकालीन थे। डाक प्रथा का प्रचलन शेर शाह के द्वारा किया गया था। डाक प्रथा का प्रचलन सबसे पहले शेर शाह के द्वारा किया गया था और ग्रैंडक रोड की मरम्मत भी शेर शाह के द्वारा भी की गई थी। तो इससे पहले हमने बाबर, हुमायूं और शेर शाह से संबंधित इससे पहले भी हमने एक वीडियो को अपलोड किया है,
तो इससे पहले, इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को देखिए, और दोनों वीडियो को देखने के बाद हमें पूरा उम्मीद है कि आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा बाबर, हुमायूं और शेरशाह के शासनकाल के बारे में, और जो अभियान चलाया गया था बाबर हुमायूं के बीच, बाबर, हुमायूं और शेरशाह के द्वारा जो जो युद्ध लड़ा गया था उसके बारे में। तो अगर ये दोनों वीडियो देख लेंगे तो कभी आप भूल नहीं पाएंगे, और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं एक भी नहीं छूट पाएगा। तो थैंक यू। वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।